हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्वे स्टडी ग्रुप। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गई थी कि जो मैं करंट अफेयर्स कुछ दिनों की नहीं बना पाई थी, तो वो मैं धीरे धीरे आपको कंप्लीट करके पढ़ा रही हूँ। एक सेक्शन मैंने कल कवर कर लिया था जिसमें हम 6 से 9 सितंबर की करंट अफेयर्स को कवर किए, और अब हम 10 से 12 सितंबर की करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच अलायंस हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्लोबल डीजल अलायंस, ऑप्शन बी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ऑप्शन सी ग्लोबल इथेनॉल अलायंस, या फिर ऑप्शन डी ग्लोबल पेट्रोल अलायंस। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसको जो है G20 समिट में लॉन्च किया गया है और ये इंडिया का इनिशिएटिव है। ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये इनिशिएटिव किसका है, इंडिया का है। और ये अलायंस है। अलायंस मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की थी। उन लोगों ने मिल के, मतलब डिफरेंट कंट्रीज एक साथ आई, उन्होंने मिल के इस अलायंस को लॉन्च किया। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो टोटल 9 कंट्रीज है। इतना याद रखिएगा कि टोटल 9 कंट्रीज हैं। उनमें से पहला तो है इंडिया, क्योंकि ये इनिशिएटिव ही इंडिया का है। फिर है सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस एंड फाइनली यूएई। ठीक है, तो ये टोटल 9 कंट्रीज जो हैं, उन्होंने ये अलायंस फॉर्म किया है। और इसको कौन सी डेट को लॉन्च किया गया है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, डेट भी बताओ। तो डेट है 9 सितंबर 2023। और कहाँ पे हुआ है ये लॉन्च? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में लॉन्च। ओके, अच्छा, ये अलायंस बनाया क्यों गया है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये एक कैटालिटिक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करेगा। कैटालिटिक प्लेटफॉर्म, जिस तरह आपको पता है, जो कैटालिसिस होता है वो किसी भी रिएक्शन को, मैं केमिकल टर्म्स में आपको बता रही हूं क्योंकि हम वहीं पे ज्यादा पढ़ते हैं कैटालिसिस। ठीक है, बायो में भी पढ़ते हैं कि एंजाइम एक्ट्स एज कैटालिसिस। तो उसमें होता क्या है कि किसी भी चीज को स्पीड अप करना, उसको बढ़ाना, उसके रेट को बढ़ाना, उसको हम कैटालिटिक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब पूरी दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो एक साथ आएंगी, कोलैबोरेट करेंगी, ताकि जो बायोफ्यूल्स है उसको और एडवांस बनाया जा सके। क्योंकि आपको पता है आजकल हर जगह ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हर जगह कोशिश की जा रही है कि जो भी एनर्जी है वो सस्टेनेबल, या फिर हम यूं कहें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू बनाया जाए। उसमें से क्या होगा कि एक तो हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ होगा, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारा जो एनवायरमेंट है ना उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। ठीक है, अब ये बायोफ्यूल के बारे में बात हो रही है। तो बायोफ्यूल क्या होता है? तो फ्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? बायो। बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, आप समझ लो। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के बायोमास से जो फ्यूल बनाया जाता है उसको बायोफ्यूल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बायोडीजल, बायोथेनॉल, बायोगैस एटसेट्रा। और इसके कैटेगरीज के भी बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट आर द 4 कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल्स। So you must be knowing about the 4 categories of the biofuel, and they are, पहला है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। इसमें ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज से बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज मतलब कि जिस तरह हो गया शुगर केन हो गया हमारा, या शुगर हम बोले, स्टार्च हो गया, इनके फर्मेंटेशन से या एनिमल के फैट से, इससे बायोफ्यूल को जनरेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बायो इथेनॉल, बायोडीजल, है ना। क्योंकि बायो इथेनॉल को आप क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो शुगर होती है, जो स्टार्च होता है ना, उसको फर्मेंट किया जाता है, उसको इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए ये बायो इथेनॉल इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स।
इनको बनाया जाता है फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स मतलब फूड क्रॉप्स नहीं होते हैं ये, या फिर फूड क्रॉप्स के बाय प्रोडक्ट्स से, फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोजिक इथेनॉल। ठीक है। और तीसरा है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल एल्गी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में। ये सारे जनरेशन के बारे में यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। तो जो थर्ड जनरेशन है वो एल्गी से है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेनॉल। ठीक है। और फोर्थ जनरेशन जो है वो, उसमें बायोफ्यूल्स जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हमारा बायोफ्यूल से रिलेटेड पूरा डिटेल हो गया। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चारों जनरेशन है ना बायोफ्यूल्स की, उससे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है। जिस तरह की फर्स्ट जनरेशन में ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज होती हैं, सेकेंड जनरेशन में क्या होता है तो नॉन फूड क्रॉप्स होता है, थर्ड जनरेशन में क्या होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पर्टिकुलरली हम बोले तो एल्गी होता है, और फोर्थ जनरेशन में क्या होता है तो जीएमओ होता है या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से बायोफ्यूल्स बनाया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज co-chaired the event on Partnership for Global Infrastructure and Investment, in short PGII, and India Middle East Europe Economic Corridor with the president of which country? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, या फिर ऑप्शन डी सिंगापुर। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडन, इन्होंने को चेयर किया है पीजीआईआई इवेंट को। ठीक है। अभी पीजीआईआई इवेंट है क्या? ये एक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है। इसका एम क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको नैरो डाउन कर देना। आपको पता है कि डेवलप कंट्रीज में कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में उतना ज्यादा नहीं है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे फंडिंग की भी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कतें हैं। तो उस चीज को नैरो डाउन करना, उस गैप को कम करना, ये इसका मेन एम है पीजीआईआई का, मींस पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट का। और आईएमईसी मींस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पीजीआईआई का पार्ट है। इसको याद आप रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि अलग से हमें लगता है कि अरे नहीं ये इसका पार्ट नहीं है, ये तो अलग ही इनिशिएटिव है। नहीं, ये इसी का पार्ट है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था G7 समिट जो कि 2021 में हुई थी यूके में, वहां पे आईएमईसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और आईएमईसी के ही दो पार्ट्स हैं। ठीक है। पहला है ईस्टर्न कॉरिडोर जो इंडिया को गल्फ रीजन से कनेक्ट करेगा, और दूसरा है नदर्न कॉरिडोर जो गल्फ रीजन को यूरोप से कनेक्ट करेगा। और अगर मैं आपको एक डॉट पॉइंट से दिखाऊं तो सपोज ये इंडिया है, ये गल्फ कंट्री है, और ये यूरोप है। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव ऐसे कनेक्ट करेगा इंडिया को गल्फ कंट्रीज से या फिर गल्फ रीजन से, और गल्फ रीजन को यूरोप से। और ये कैसे कनेक्ट करेगा तो इसमें रेलवेज, रोड्स और शिप रेल रूट्स जो हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। मतलब अगर हम देखें तो इंडिया से अब यूरोप हम रेलवे, रोड या फिर शिप रेल रूट से भी जा सकते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं रहा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे हो गई है कि आप सोच सकते हो कि अब रेलवे से हम यूरोप भी जा सकते हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 विच डिक्लेरेशन हैज बीन एडॉप्टेड इन न्यू दिल्ली? और आपके ऑप्शंस हैं गुजरात डिक्लेरेशन, G20 डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, या फिर लखनऊ डिक्लेरेशन। सो गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, मींस न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। इसको अडॉप्ट किया गया है। ठीक है। Which country has been devastated by earthquake
रिसेंटली? इजिप्ट, मोरक्को, येमेन या फिर फिलीपींस? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरक्को। ठीक है, यहाँ पे अभी अर्थक्वेक आया था, बहुत ही भयानक अर्थक्वेक था, मतलब 6.8 मैग्नीट्यूड का था। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 120 साल में, मतलब 120 ईयर्स में, ये मोरक्को में सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया है। ठीक है, और इसमें मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन वैसे ही कम है, मिनिमम 2900 लोगों की डेथ हुई है। और जैसा आप सबको पता है कि जहां भी कुछ भी दिक्कत हो, इंडिया सबसे पहले खड़ा होता है हेल्प करने के लिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो वही काम फिर से इंडिया ने किया है। इंडिया ने मोरक्को को असिस्टेंस प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है, उसको ऑफर किया है असिस्टेंस। और अब मैं आपको बता दूं कि मोरक्को में आया कहाँ पे अर्थक्वेक। तो मोरक्को में हाई एटलस माउंटेन है, ये याद रखिएगा, हाई एटलस माउंटेन है जहां पे कि ये अर्थक्वेक आया है। ओके, और मोरक्को है कहाँ पे? तो ये नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है और इसका कैपिटल है राबत। ओके, अब इतना हम अर्थक्वेक अर्थक्वेक बोल रहे हैं, अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या है, या फिर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि अर्थक्वेक क्या है? सो अर्थक्वेक मीन्स सडन शेकिंग ऑफ अर्थ caused due to the release of energy from Earth's interior. Okay, and this is known as earthquake. मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, सपोज ये दो प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से आता है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी आता है। तो सपोज ये दो प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपस में टकरा रही है, यहाँ पे नीचे एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, ये एनर्जी क्रिएट होती है, फिर ये रिलीज होती है वेव्स के फॉर्म में, और ये जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं सरफेस पे, मतलब बॉडी पे, हर जगह ये ट्रेवल करती हैं। जितना ज्यादा ये दोनों प्लेट्स टकराएंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा जो वेव्स हैं वो उतना ही पावरफुल होंगी, और वो जितना पावरफुल होंगी उतना ही ज्यादा डैमेजिंग होगा अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये हमारा अर्थक्वेक का पॉइंट है, यहां पे इसी वजह से आया है मोरक्को में अर्थक्वेक। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इंडिया कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट इन 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HACGAM, या फिर मैं बोलूं तो HACGAM, इन विच कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी इजिप्ट, या फिर ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टर्की। और HACGAM में यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक लॉ एनफोर्समेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मरीन एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सारी चीजों पे ना डिस्कशन हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है कि सी रूट से कितना ज्यादा इलीगल काम होता है, उन्हीं इश्यूज पे ये सारे डिस्कशन किए गए हैं। और HACGAM का जो लास्ट एडिशन था वो 2022 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, 2022 का एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ था, और इस बार का एडिशन हुआ है टर्की में। और टर्की के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैयब एर्डोगन, और यहाँ की कैपिटल है अंकारा। और दोस्तों आपको अभी मोरक्को के बारे में मैंने बताया कि वहां पे अर्थक्वेक आया था। फरवरी 2023 में टर्की में भी अर्थक्वेक आया था, आप सब ने सुना होगा। और उसका क्या मैग्नीट्यूड था? उसका मैग्नीट्यूड था 7.8। ठीक है, इतने ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक टर्की में आया था। यहाँ पे भी हजारों जाने गई थी, हजारों, बहुत ज्यादा भयानक था ये मतलब अर्थक्वेक। देखिए हर जगह हम देखें तो हमारी ही कुछ ना कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से हम नेचर को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अब बदले में नेचर हमें भी तो नुकसान पहुंचा रही है, वही हो रहा है। चलिए, recently G20 leaders endorsed which roadmap to provide boost to tourism sector? Option A Shimla roadmap, option B
रांची, यहाँ पे रांची होगा, रांची रोड मैप, ऑप्शन सी दिल्ली रोड मैप, या फिर ऑप्शन डी गोवा रोड मैप। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा रोड मैप। ठीक है, इसको अभी जो है एंडोर्स किया है G20 के लीडर्स ने, ताकि टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट किया जा सके। अब ये गोवा रोड मैप है क्या? ये एक इनिशिएटिव है जो एक सस्टेनेबल टूरिज्म का ब्लूप्रिंट बनाता है। यहाँ पर सोसाइटी में, इकोनॉमी और एनवायरमेंट में टूरिज्म के रोल के बारे में बताया जाता है कि कैसे टूरिज्म सेक्टर से कंट्री की ग्रोथ हो सकती है, कैसे सस्टेनेबल एनवायरमेंट बनाया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है। ओके, इसके अलावा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप ने 5 इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई किया है जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के साथ अलाइन करेंगी। और वो 5 इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटीज हैं कौन सी, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहला तो है ग्रीन टूरिज्म, ठीक है, दूसरा है डिजिटलाइजेशन, तीसरा है स्किल्स, चौथा है टूरिज्म MSMEs, और पांचवा है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। ओके, ये 5 जो हैं ये इंटरकनेक्टेड प्रायोरिटीज सेट की गई हैं। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर G20 टूरिज्म और SDG डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। ये आप जरूर याद रखिएगा कि G20 टूरिज्म एंड SDG डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। और जैसा हम सबको पता है कि 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार 27 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एक नेशनल लेवल कंपटीशन को लॉन्च करेगी, ठीक है, जिसका नाम है टूरिज्म फॉर टुमारो, जिससे कि टूरिज्म के लिए और SDG 2030 को अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके, तो ये हमारा था गोवा रोड मैप के बारे में पूरा डिटेलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये तो हमारे क्वेश्चन में था। इसके अलावा एक और चीज है ट्रेवल फॉर लाइफ, ठीक है, ट्रेवल फॉर लाइफ, ये कैपिटल F एंड कैपिटल E। ओके, इसको भी एंडोर्स किया है G20 लीडर्स ने। और ये जो लाइफ है, मींस ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव, इसको G20 लीडर्स डिक्लेरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रमोट करने के लिए। ये इनिशिएटिव इंस्पायर्ड है प्रधानमंत्री के विजन लाइफ मींस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि अब सबको पता है कि हम लोग इस टाइम हर एक जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which round of meeting of India Saudi Arabia Strategic Partnership Council has been held recently? आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट, ठीक है। ये फर्स्ट मीटिंग है जो कि इन दोनों कंट्रीज के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के बीच हुई है, ठीक है, ये मीटिंग है। और इंडिया और सऊदी अरेबिया ने अग्रीमेंट साइन किया है ऑन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के कोऑपरेशन में इन दोनों ने अग्रीमेंट साइन किया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा G20 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको होस्ट किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि G20 बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, भले वो GDP हो या पॉपुलेशन हो या फिर कुछ भी आप बोलो, ट्रेड हो, हर एक जगह मैक्सिमम जो मतलब हम बोले परसेंटेज है, जो डोमिनेंस है ना कंट्री का पूरे वर्ल्ड में, वो इन्हीं 20 कंट्रीज का है। और उनको अपनी कंट्री में बुलाना और वो मीटिंग हेल्ड करना, उसको होस्ट करना अपने आप में बहुत ही प्राउड वाली बात है, जो कि इंडिया ने इस बार किया है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आचार्य विनोबा भावे
birth anniversary has been recently celebrated on which date? 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या फिर 12 सितंबर? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 सितंबर। ठीक है, इनका मतलब इनका बर्थ कब हुआ था? तो वो था 11 सितंबर 1895, ये ईयर है। ठीक है, इस दिन विनोबा भावे का जन्म हुआ था। और ये विनोबा भावे कौन थे जिनके बारे में इतना मतलब आर्टिकल आया है और क्वेश्चन भी बनाया है? तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे। देखिए, आचार्य मीन्स टीचर। ओके, तो ये स्पिरिचुअल टीचर थे और नॉन वायलेंस और फ्रीडम एक्टिविस्ट भी थे। क्योंकि ये गांधी जी के साथ रहते थे, इसलिए ये नॉन वायलेंस को ही प्रिफर करते थे। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात कि इनका सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन क्या है? तो वह है भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी का कि भूदान मूवमेंट मतलब किसने स्टार्ट किया था? तो आचार्य विनोबा भावे हैं। और 1940 में मतलब 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था और विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही बनाए गए थे। ठीक है, और उसके अलावा हम इनके अचीवमेंट की बात करें, सो ही इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड। मतलब कि रेमन मैग्सेसे के फर्स्ट रेसिपिएंट है जिनको के अवार्ड दिया गया। और कौन से ईयर में इन्होंने ये अवार्ड जीता था? तो ईयर है वो 1958। ओके, और अभी रिसेंटली 2023 में भी ये अवार्ड है जीता। और किसने जीता है? तो वो है आर रवि कन्नन। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। ये काचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि असम में है, उसके डायरेक्टर हैं और ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं। और इन्हीं को इस बार का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड को हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, और उसके अलावा हम वापस आते हैं विनोबा भावे जी के अचीवमेंट पे। तो उनका सेकंड जो अचीवमेंट है या फिर हम बोले जो उनका सेकंड अवार्ड है वो है भारत रत्न। इनको 1983 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरुण गोयल हैज बीन लीडिंग द 3 members delegation to observe the conduct of the presidential elections 2023 of which country? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मालदीव्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मालदीव्स। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन क्या है कि ये अरुण गोयल कौन है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो अरुण गोयल जो है वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम देखें तो ये लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर है जो मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ। बहुत ही मतलब आपको रट जाएगा ये चीज। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 member बॉडी होती है। ठीक है, एक होते हैं सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। और इस टाइम हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार जी, जो कि 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? तो उनमें से तो एक है हमारे अरुण गोयल जी और दूसरे हैं हमारे अनूप चंद्र पांडे जी। ठीक है, ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो अब मैं बताऊं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। मतलब आप देख रहे हो कि ये बॉडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन के लिए, कि कौन कौन सी चीजों का ये कंडक्ट करवाती है इलेक्शन। तो वह है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस को भी क्या ये कंडक्ट करवाती है, तो नहीं। उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग सेपरेट बॉडी है, वो कंडक्ट करवाती है इलेक्शन। ठीक है,
और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स का, तो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट जी, और इनका टेन्योर होता है 6 years या फिर 65 years ऑफ एज। ओके, 6 years या फिर 65 years ऑफ एज। और इनका स्टेटस और जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अकॉर्डिंग, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है। और इनका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल की ही तरह होता है, मतलब कि इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। ओके, इनका रिमूवल फिर कैसे हुआ, इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट आर्टिकल 324। ओके, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा एक पूरा चैप्टर ही हो गया, इसमें हमने टेन्योर देख लिया, कौन सी बॉडी है ये, कितने मेंबर्स हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे रिमूवल होता है। तो ये पूरा एक चैप्टर ही हमने इलेक्शन कमीशन का कंप्लीट कर लिया लक्ष्मीकांत का। अब आगे हम बढ़ते हैं। विच डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द स्कीम टू रिकॉग्नाइज इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स। आपके ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस विल रिकॉग्नाइज 9 ISPs, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो 9 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रिकॉग्नाइज करेगा एंड 3 ईच ऑफ कैटेगरी ABC। 3 कैटेगरीज हैं। ओके, हर एक कैटेगरी में 3 हैं पार्ट्स, तो टोटल 9 हो गए। तो वही है कि 3 ईच ऑफ कैटेगरी ABC who have provided maximum number of net additions in rural FTTH means fiber to the home connections in a year। और इसमें एक कैटेगरी का क्या है कि मिनिमम 50,000 नेट एडिशंस इन रूरल FTTH कनेक्शंस, मतलब कि यहाँ पे मिनिमम 50,000 कनेक्शन होना चाहिए रूरल में इंटरनेट का। देन बी में है मिनिमम 10,000 और सी में है मिनिमम 2,000 नेट एडिशंस इन रूरल FTTH कनेक्शंस। इस इनिशिएटिव से रूरल एरियाज में डिजिटल एक्सेस और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है, मतलब ताकि रूरल जो एरिया, आप देखे होंगे कि जो रूरल एरियाज होती है वहां पे इंटरनेट कनेक्शंस अच्छा नहीं होता है, तो वहां पे भी इंटरनेट कनेक्शंस को अच्छा बनाने के लिए और डिजिटल एक्सेस को और अच्छा बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब हम फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो इसमें पहला है BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कमिट्स टू द मिशन ऑफ क्वालिटी कॉन्शियस इंडिया थ्रू ग्राम पंचायत। देखिए ये 1 लाइनर है, आपको पता होना चाहिए सिर्फ। अब सेकंड पॉइंट है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर G20 समिट। ठीक है, तो ये जो एग्जीबिशन है भारत, उसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। एंड व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सिटीजन्स के पास पावर होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट करने की। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और सिटीजन्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं। जिस तरह कि आप सबको पता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो हर एक पार्टी से कोई ना कोई मेंबर खड़ा होता है, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव होता है और हम उसको वोट देते हैं, एक ही मेंबर को वोट देते हैं, ये सोच के देते हैं कि इतने जो, मतलब मान लीजिए एक रीजन से 5-6 लोग खड़े हो गए, तो उन 6 लोगों में से कौन सा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेगा, हमारे लिए अच्छा काम करेगा, ये सब सोच के हम उसको वोट देते हैं, है ना। तो ये हमारे ऊपर पावर है, मतलब सिटीजन्स के पास ये पावर है इलेक्ट करने की। जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडियन नेवी एंड उबर फॉर नेवल ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज। मतलब इंडियन नेवी और उबर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है नेवल ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज के लिए, ताकि उनको एक रिलायबल, कन्वीनियंट, सेफ और इकोनॉमिकली मोबिलिटी सोल्यूशन फॉर पर्सनल ट्रेवल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। इंडिया यूके होल्ड्स 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग जो 12th एडिशन है वो किसके बीच हुआ है, वो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। देन NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टू कोलैबोरेट विथ नायरा एनर्जी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है। तो नायरा एनर्जी क्या है? ये एक कंपनी है जिसके साथ NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन भी नोटिफाई की थी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। देन श्री सर्बानंद सोनोवाल leaves for Russia to represent India at the Eastern Economic Forum 2023 to be held in Vladivostok, रशिया। ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 जो है वो व्लादिवोस्तोक रशिया में हो रहा है। और ये है क्या? पहले तो हम जान लेते हैं इसको स्टैब्लिश कब किया गया था। मतलब जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं जो गए हैं इस फोरम को अटेंड करने, तो इस फोरम को स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। ठीक है। ताकि रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एंकरेज किया जा सके, ताकि उस रीजन में फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, वो बिजनेस करें, ताकि वहां की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो सके, वहां पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और आ सके। ठीक है। और ये जो फार ईस्ट है, मतलब रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है वो है क्या? तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया, मतलब सपोज ये रशिया है। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। तो इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो, और एशिया कॉन्टिनेंट पूरा, वो इसके फार ईस्ट रीजन में इंक्लूडेड है। मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया एंड एशिया कॉन्टिनेंट, दे आर इंक्लूडेड इन फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया। और इसके की प्लेयर्स कौन है? तो वो है चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड इंडिया। ये चारों इसके की प्लेयर्स हैं। और मैक्सिमम हम बोले तो 90% जो इन्वेस्टमेंट है इस रीजन में वो चाइना द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि फार ईस्ट रीजन कौन कौन से पार्ट को मिला के बनाया गया है रशिया का, मतलब, या फिर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है उसको कब स्टैब्लिश किया गया था, इसका टारगेट क्या है, इसका एम क्या है। इन सब चीजों से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ओके। देखिए घबराइए नहीं, करंट अफेयर्स को आप इजी गोइंग वे में पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा रही हूँ, आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी पढ़ाती हूँ, ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक वाला पार्ट भी कंप्लीट हो सके। क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज होता रहता है। कभी कभी 100 में से 40 क्वेश्चंस आते थे करंट अफेयर्स के, अब सिर्फ 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, स्टैटिक के ज्यादा आ रहे हैं। तो हर वे में मैं पढ़ा रही हूँ ताकि बैलेंस स्टडी हो सके आपकी। आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, एंजॉय करो बस यार। अब आगे देखते हैं। नोवाक जोकोविच बीट्स डेनिल मेदवेदेव टू बिकम यूएस ओपन 2023 चैंपियन। जो नोवाक जोकोविच हैं ये साइबेरिया के हैं, और जो डेनिल मेदवेदेव हैं ये रशिया के हैं। तो इन्होंने, मतलब जोकोविच ने मेदवेदेव को बीट किया है यूएस ओपन 2023 में, और इन्होंने इसके साथ ही चैंपियनशिप जीत ली है। और इसको जीतने के बाद ये टोटल 24 ग्रैंड स्लैम्स, मतलब आप सोच सकते हो 24 ग्रैंड स्लैम्स
के विजेता बन चुके हैं। ओके, और अगर ये पूछा जाए कि ये यूएस ओपन 2023 या फिर यूएस ओपन कौन से गेम से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू टेनिस। ओके, ऐसा क्वेश्चन जो है वो स्टेट पीएससी में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डूरंट कप किससे रिलेटेड है, सो इट्स रिलेटेड टू फुटबॉल, जस्ट लाइक यूएस ओपन इज रिलेटेड टू टेनिस। अब लास्ट है इसमें, अफ्रीकन यूनियन हैज बीन रिसेंटली एडेड एज 21st मेंबर ऑफ G20। देखिए यहाँ पे G20 मीन्स 20 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 19 कंट्रीज हैं प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है, और इस पूरे ग्रुप को हम G20 ग्रुप कहते हैं। और अब रिसेंटली जो 2023 में G20 समिट हुई है, जिसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास थी, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया गया है एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। तो इसको मिला के टोटल अब 21 मेंबर्स हो गए हैं। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि विच कंट्री या फिर विच यूनियन हैज बीन एडेड टू G20 मेंबरशिप, सो इट्स अफ्रीकन यूनियन। ओके, एंड टोटल 21 नाउ। सो दोस्तों ये थी करंट अफेयर 10 से लेके 12 सितंबर तक की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और इस लेक्चर का जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।